नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। एक देश एक चुनाव की दिशा में मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ा लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने वाले बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। सोमवार यानी 16 दिसंबर को लोकसभा में इस बिल को पेश करने की तैयारी है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस संशोधन बिल को पेश करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि हमारे देश में किसी न किसी हिस्से में हमेशा चुनावी शोर सुनाई देता रहता है। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, फिर महाराष्ट्र और झारखंड चुनावी प्रक्रिया से गुजरे। अब दिल्ली में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में चुनावी शोर थमेगा तो बिहार में वोट युद्ध शुरू हो जाएगा। इसी तरह साल 2026 में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना तय है। अब सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का सिस्टम क्यों लागू करना चाह रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने वाले सिस्टम में विपक्षी दलों को कहां-कहां कमियां दिख रही हैं। मसलन अगर समय से पहले कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो क्या होगा। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ क्यों बता रहा है। इसे लागू करने में संविधान में कहां-कहां संशोधन करना पड़ेगा। क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की दिशा में बढ़ता कदम हमारे संघीय ढांचे पर चोट तो नहीं करता। आज ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम एक देश एक चुनाव, किसे फायदा किसे नुकसान में। ये कोई नहीं चाहता कि देश में विकास की रफ्तार सुस्त हो। ये कोई नहीं चाहता कि देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव चलता रहे और आचार संहिता के चक्कर में नीतिगत फैसलों में देरी हो। ये भी कोई नहीं चाहता कि टैक्स पेयर्स की खून पसीने की कमाई का बड़ा हिस्सा चुनाव में खर्च हो। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है। हमारे देश के हुक्मरानों को शक्तियां लोगों से मिलती हैं। हम भारत के लोग चुनावी प्रक्रिया के जरिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कभी गलती हो जाए तो वोट की ताकत इस्तेमाल कर जनता उसे ठीक भी करती है। हमारे संविधान ने संघीय ढांचे को अपनाया है। उसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी शक्तियां हैं और सीमाएं भी। अब मोदी सरकार संविधान में एक बड़ा संशोधन करने की दिशा में बढ़ रही है, जिसे शायद दुनिया 129 संविधान संशोधन के नाम से जानेगी, जिसके जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की स्क्रिप्ट आगे बढ़ाई जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। देश के हित के लिए यहाँ राजनीति बाजू में रखकर आपने इस बिल का समर्थन करना चाहिए। एक देश एक चुनाव मोदी जी होते हुए भी अभी नामुमकिन है। विपक्ष को हर उस फैसले से ऐतराज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया जाता है। एक इनसे लेख लिखवा लीजिए 500 शब्द का कि इससे क्या फायदे हैं, कोई नहीं लिख पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू करना चाहती है। मतलब हमेशा देश चुनाव के मोड़ में नहीं रहेगा। हमेशा देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव प्रचार का शोर सुनाई नहीं देगा। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, एक बार आचार संहिता लगेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होंगे। इसके लिए मोदी कैबिनेट ने 2 मसौदा कानूनों को मंजूरी दी है, जिसे सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करने वाले। एक देश
एक चुनाव वाले सिस्टम में बीजेपी और उसके कुछ सहयोगियों को देश की तरक्की की रफ्तार तेज होती दिख रही है। नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं। और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वो न सिर्फ आर्थिक बोझ देश के ऊपर डालने का काम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से मशीनरी के डिप्लॉयमेंट को भी लेकर बार बार सेना एक जगह से दूसरी जगह इसका डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक व्यवस्था तैयार करने की जरूरत पड़ती है। इसमें भी समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। इसके लिए जरूरी है कि एक ही साथ देश में चुनाव हो। देश के लिए बहुत अच्छा है, जनता का पूरा समर्थन है वन नेशन वन इलेक्शन को। जनता भी 6-6 महीना में वोट नहीं देना चाहती है। जनता चाहती है जिसको चुन के भेजे, 5 साल काम करे। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव को लेकर इतनी हड़बड़ी है तो सरकार अभी लोकसभा भंग कर चुनाव करा ले। अगर इतनी जल्दीबाजी है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतनी ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। सरकार 2 संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। एक बिल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का है। दूसरा बिल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में चुनाव साथ कराने का है। अभी एक देश एक चुनाव वाले सिस्टम से नगर निगम और पंचायत चुनावों को अलग रखा गया। बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं। ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये नामुमकिन है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है। इतना कह सकता हूँ, ये सारी हरकतें जो भी हो रही हैं, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, तो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन तो आएगा, फिर देख लेते बात करेंगे। मोदी सरकार जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रही है, उसमें अभी सवालों के जवाब मिलने बाकी। मसलन अगर संविधान संशोधन बिल पास हो गया तो कब से लागू होगा? जिन विधानसभाओं का कार्यकाल बाकी है उनका क्या होगा? अगर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में कोई सरकार नहीं बना पाता तो क्या होगा? विधानसभा में भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा? अगर कोई सरकार अपने कार्यकाल से पहले ही विश्वास मत खो देती है, वैसी स्थिति में क्या होगा? किसी विशेष परिस्थितियों में अगर किसी राज्य में चुनाव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वैसे तो विपक्ष को अभी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के ड्राफ्ट का इंतजार है, पर विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि अगर कोई सरकार 5 साल से पहले ही अल्पमत में आ जाएगी तो क्या होगा? अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने का साइकिल टूटा तो क्या होगा? अगर तय समय से पहले कोई राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास मत खो देगी तो ऐसी स्थिति में क्या केंद्र राज्यपाल के जरिए उस राज्य में सरकार चलाएगा? इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि एक देश एक चुनाव सिस्टम से केंद्र का वर्चस्व बढ़ेगा और संघीय ढांचा कमजोर होगा। दलील ये भी दी जा रही है कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें विधानसभाओं का कार्यकाल संसद पर निर्भर नहीं है। विधानसभाओं का कार्यकाल उसकी स्वतंत्रता का हिस्सा है। साथ ही
संघीय ढांचा तो हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ता कदम कहीं संघीय ढांचे को कमजोर तो नहीं बनाएगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने का सिस्टम लागू करने के लिए संविधान में कहां-कहां संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के पहले अनुच्छेद में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया, जिसकी बुनियाद संघीय ढांचे में है। संविधान में संघ और राज्यों के अधिकार परिभाषित हैं। ऐसे में संविधान के जानकारों का एक वर्ग मानता है कि एक देश एक चुनाव का सिस्टम देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। मान लो पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म, बीच में मिड टर्म पोल हो गया, पार्लियामेंट भंग हो गया और मिड टर्म पोल हो गया, तो सारी असेंबलीज जो भी है उस वक्त वो सारी असेंबलीज रिसोल्व होंगे और उनका इलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से पार्लियामेंट के टेन्योर के साथ इसको जोड़ करके असेंबलीज के टेन्योर के महत्व को कम कर लिया है। और ये मेरे ख्याल से ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक स्टेट्स के जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, उसको फिक्स करके एक इम्पोर्टेंस उनको दिया है। आखिर जो लेजिस्लेटिव बॉडी का जो टेन्योर है वो उनके इम्पोर्टेंस और उनके इंडिपेंडेंस का एक अंग है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में दलील देने वाले कहते हैं कि इस सिस्टम से न सिर्फ हमारे देश का संघीय ढांचा कमजोर होगा, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ना भी तय है। अभी देश के किसी न किसी हिस्से में हमेशा चुनाव चलता रहा है, जिसमें राजनीतिक दल खुद को वोटों की जमीन पर परखते रहे। लेकिन एक साथ चुनाव होने पर सत्ता से आउट होने वाले राजनीतिक दल 5 साल के लिए सन्नाटे में जा सकते हैं। इसका विरोध बहुत से क्षेत्रों से होगा, क्योंकि अभी जो इसके फायदे देखे हैं लोगों ने कि हर साल इलेक्शन होते हुए हम तरह तरह की चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं, और इस बार नहीं तो अगली बार जीत सकते हैं कहीं दूसरी जगह। तो ये सब करते रहे हैं और इसमें वो पूरे 5 साल व्यस्त रहते हैं। अगर एक साथ एक देश एक चुनाव हो गया तो ये सारे प्लेयर्स वो 5 साल के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उनकी कोई महत्वपूर्णता नहीं रहेगी। एक सोच ये भी है कि एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू होने से देश का मुद्दा होगा, राज्यों का मुद्दा होगा। निजी स्वार्थ की वजह से राजनीति का लबादा ओढ़ने वाले बाहर होंगे। ये छोटे छोटे दल हैं, ये बड़ी पार्टियों के लिए बिक जाते हैं। जैसे कि हमारी सुविधाएं जो हैं कैंडिडेट को दी जाती हैं, अगर ये रजिस्टर्ड है पार्टियां तो इनको भी हमें देना पड़ेगा। तो उनका नॉमिनेशन होने के बाद जैसे पोलिंग एजेंट बढ़ जाते हैं उनके पास, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, उनके लिए गाड़ियां बढ़ जाती हैं, ये लोग क्या बिक जाते हैं। तो अगर इस तरीके से एक देश एक चुनाव होगा तो उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो अपने मुद्दे लेके किनारे जाएंगी, देश का मुद्दा होगा और प्रदेशों का मुद्दा होगा। और ये कहना गलत बात है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संघीय ढांचे वाले भारत में एक देश एक चुनाव की राह बहुत आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में कई जगह संशोधन की दरकार होगी। मसलन अनुच्छेद 83, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा, लेकिन अनुच्छेद 83(2) कहता है कि कार्यकाल को एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा के विघटन का अधिकार दिया गया। इसी तरह अनुच्छेद 172 के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए तय किया गया। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। वही अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का प्रावधान है। 82-83 आर्टिकल, 327 आर्टिकल,
356 आर्टिकल, ये सब में 174, इन सब में संशोधन करने होंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उसकी कुछ धाराओं में संशोधन करने होंगे और लोकसभा का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला नियम है उसमें संशोधन करना होगा। और अगर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव भी एक साथ कराने हैं तो उनके सारे अधिनियम बदलने होंगे, उनके जो 243 आर्टिकल है उसमें संशोधन करना होगा। एक देश एक चुनाव का सिस्टम लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन के साथ नया अनुच्छेद 82A जोड़ने की बातें सामने आ रही। ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि सरकार संविधान में ऐसा रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है जिसमें लोकसभा के कार्यकाल के साथ विधानसभाओं का कार्यकाल जोड़ा जा सके, जिससे लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के साथ विधानसभाओं का कार्यकाल भी समाप्त माना जाए। एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने लोकसभा विधानसभा के साथ साथ नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव कराने की भी सिफारिश की थी। इस कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के सिस्टम से अभी नगर निगम और पंचायतों को अलग रखने का फैसला किया है। संभवतः इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि संसद और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए सिर्फ एक नया अनुच्छेद जोड़ना होगा, जिसके लिए विधानसभाओं की रजामंदी की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में मोदी सरकार अभी संसद और विधानसभाओं के चुनाव ही साथ कराने की ओर कदम बढ़ा रही है। अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने से क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद भी खतरे में आ सकता है। आजादी के बाद 4 बार लोकसभा चुनाव और राज्यों में विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला टूटने लगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर देश में चुनाव का पूरा सिस्टम बदल गया तो ये कब तक चल पाएगा और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। चुनाव लगातार खर्चीला होता जा रहा है। चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय करने में एक बड़ा सिस्टम अहम भूमिका में है। एक स्टडी के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 2019 में यह रकम 55 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुई। साल 2014 में यह आंकड़ा करीब 30 हजार करोड़ का था। 2009 के आम चुनाव में 20 हजार करोड़ रुपए, तो 1999 में 10 हजार करोड़ खर्च का हिसाब लगाया गया। ऐसे में हिसाब लगाया जा सकता है कि चुनाव दर चुनाव खर्च किस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक देश एक चुनाव के जरिए मोदी सरकार बार बार चुनाव पर होने वाले मोटे खर्च को भी कम करना चाहती है, लेकिन देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने के लिए चुनाव आयोग को भी बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी चुनौती आएगी जो ईवीएम और वीवीपैट हैं। अभी ये 25 लाख ईवीएम वीवीपैट से चुनाव करा लेते हैं, लेकिन अगर सारे राज्यों में एक साथ चुनाव होगा तो 50 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीन चाहिए, मतलब 25 लाख कम है। बिल जो है अगले हफ्ते आ रहा है, अगर वो आता है और उसको जल्दी पारित कर लिया जाता है तो फिर भारत सरकार के पास और इलेक्शन कमीशन के पास ये मुद्दा होगा कि साहब ऑर्डर के लिए धनराशि दीजिए और हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो अगर 25 में भी ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो 26, 27, 28 के शुरू में मार्च तक मिल जाएंगी सब, जबकि चुनाव अब आएगा 29 में। तो इसलिए चुनौती तो हो सकती है पूरी। दलील दी जा रही है कि अगर एक देश एक चुनाव का सिस्टम देश में लागू हो जाता है तो इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी खर्च में भारी कमी आने का अनुमान है। इसका इस्तेमाल देश के विकास में किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के चुनावी खर्चे पर नजर रखने में सुविधा होगी। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो निर्वाचन आयोग, प्रशासन, पुलिस पर समय समय पर पड़ने वाला चुनाव का दबाव कम होगा। चुनाव आचार संहिता की वजह से बार बार नीतियों को लागू करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव की स्थिति में इस बात की भी आशंका है कि क्षेत्रीय पार्टियां कहीं किनारे न लग जाएं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चुनावी राजनीति के चरित्र में बड़ा बदलाव आया है, जिसमें बहुत संसाधन और पैसे की जरूरत पड़ती है।
ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला करना क्षेत्रीय पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। आशंका ये भी जताई जा रही है कि राज्यों में सरकारों के समय से पहले विश्वास मत खोने या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी राज्यपाल के जरिए राज्यों में पर्दे के पीछे से शासन चलाती दिख सकती है। इससे सत्ताधारी पार्टी का पलड़ा भारी रहने के चांस बने रहेंगे। वहीं विपक्षी दलों के लिए सत्ता हासिल करने की राह और मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी एक देश एक चुनाव की पैरवी कर चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि 1980 के दशक में भी एक देश एक चुनाव की व्यवस्था की ओर बढ़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। 1983 में चुनाव आयोग और 1999 में विधि आयोग ने इस बारे में अपनी राय रखी। साल 2003 में तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक साथ चुनाव के मुद्दे का जिक्र किया, साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फिक्स्ड कार्यकाल की पैरवी की, लेकिन बात नहीं बनी। 2014 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव की खुलकर वकालत की। साल 2017 में राष्ट्रपति रहते प्रणब मुखर्जी ने भी बार बार चुनाव से होने वाले नकारात्मक प्रभावों का जिक्र किया। 2018 में लॉ कमीशन के सिफारिशों के बाद ऐसा माहौल बनने लगा कि 2019 में देश में एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल के जरिए फिर से एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होने से देश की जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी, लेकिन पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने के लिए चुनाव आयोग को बहुत पसीना बढ़ाना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर नई ईवीएम का इंतजाम करना होगा। करीब साल भर पहले मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बनाया था, लेकिन महिलाओं को संसद और विधानसभाओं के भीतर आरक्षण कब मिलेगा अब तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए डेडलाइन कब की रखी जाएगी, साल 2029 या फिर ओपन एंडेड। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक साथ चुनाव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, प्रांत और स्थानीय निकाय तीनों ही चुनाव साथ साथ होते हैं। यूनाइटेड किंगडम के संविधान में भी एक साथ चुनाव करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों में भी एक साथ चुनाव होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी देश की आबादी हमारे देश जितनी बड़ी नहीं है, न ही हमारे देश जैसी डाइवर्सिटी है उन देशों में। ऐसे में दुनिया के उन देशों के मॉडल को भी समझना जरूरी है जिन्होंने एक देश एक चुनाव का सिस्टम अपना रखा है। अमेरिका में राष्ट्रपति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के लिए हर 4 साल में चुनाव एक तय तारीख को होता है। वहां चुनाव की प्रक्रिया प्राइमरी चुनाव से होती है। चुनावी प्रक्रिया के तहत वोटर राष्ट्रपति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के सदस्य, गवर्नर, राज्यों की सभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज वोट में मिले बहुमत के आधार पर होता है। कनाडा सख्ती से एक देश एक चुनाव सिस्टम को नहीं मानता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए हर 4 साल में चुनाव होता है। कुछ प्रांत स्थानीय चुनावों को संघीय चुनावों के साथ कराते हैं। फ्रांस में 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए चुनाव होता है। वोटर एक ही वोटिंग प्रक्रिया के जरिए राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसी तरह स्वीडन में संसद और स्थानीय सरकार के लिए हर 4 साल में एक साथ चुनाव होता है। इस प्रणाली में संसद, काउंटी परिषदों और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक साथ होते हैं।
एक ही दिन में वोटर्स को एक साथ कई चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका मिलता है। विदेशों में भी देखिए, कई देशों में है जिसका आप जिक्र करेंगे, चाहे वो बड़े बड़े देश हैं, उनमें इसीलिए एक ही बार चुनाव होता है, बार बार साल भर चुनाव नहीं होता, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, और उसके साथ साथ में देश की चुनावी प्रक्रिया एक ही बार समाप्त हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं, लेकिन लोकल बॉडी के चुनाव अलग से कराए जाते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। फरवरी में इस साल इंडोनेशिया में हुए चुनाव में एक दिन में ही करीब 20 करोड़ लोगों ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि दुनिया में एक देश एक चुनाव के जितने भी मॉडल हैं, उन देशों से कई गुना अधिक आबादी भारत की है। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की तुलना न तो अमेरिका से हो सकती है, न फ्रांस से, और न ही स्वीडन जैसे देशों से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और समावेशी लोकतंत्र है। विविधता में एकता बनाए रखने के लिए संविधान के निर्माताओं ने संघीय ढांचे को अपनाया। ऐसे में हम भारत के लोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे पर अपने वोट से सरकार चुनते हैं। कई मौकों पर यह भी देखा गया है कि आम चुनाव में लोगों की पसंद कोई और राजनीतिक दल कोई और होता है, तो विधानसभा चुनाव में दूसरा दल। ऐसे में हमारे लोकतंत्र के चरित्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है, जिसमें क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए जगह दिनों दिन कम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भारत में नाम का मल्टी पार्टी सिस्टम रह जाए और चुनावी व्यवस्था एक या दो दलों की परिक्रमा करने लगे। फिलहाल तो देश के भीतर एक देश एक चुनाव की राह में अभी कई स्पीड ब्रेकर्स दिख रहे हैं। इसमें पहला तो इस विधेयक का संसद की दहलीज पार करना ही है। ये जरूरी नहीं कि एनडीए में शामिल घटक दल भी एक देश एक चुनाव पर एक सुर में बोले। अगर संसद में बिल पास भी हो गया तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलनी तय है, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव की बात उठेगी। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आगे बढ़ना मोदी सरकार के लिए आग का दरिया पार करने जैसा होगा, जिसमें झुलसने का खतरा और पार करने के बाद बड़ी संभावनाएं दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।